हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम आपकी क्लास 8th के एसएसटी के हमारे अतीत जो इतिहास बुक है उसका दूसरा चैप्टर व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, इसको हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। ये है बच्चों औरंगजेब की फोटो जो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ लगाई है। इन्होंने भारत के बहुत बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, पर जैसे ही 1707 में इनकी मृत्यु हुई, बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली। जैसे जैसे देश के विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभर कर आने लगी। इससे पहले दो जो मुख्य ताकतें थी उनमें से एक थे मुगल और दूसरे थे जैसे राजपूत, मराठा, और इनके साथ साथ ये एक नई ताकत आने लगी अंग्रेज। आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले पहल एक छोटी सी व्यापारी कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में इनकी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ या कैसे हुआ कि एक दिन वो इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ये कैसे हुआ कि कैसे अंग्रेज इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। अब यहाँ पर ये आप एक चित्र देख रहे हैं। ये चित्र में कैप्टन हडसन जो है वो बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को गिरफ्तार कर रहा है। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया। जब ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला। अब ये जो कहानी है ये शुरू होती है पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की उस समय की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। देखो बच्चों ये है इंग्लैंड, ये है बच्चों इंग्लैंड, और यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना हुक्मनामा लिया और वो व्यापार करने के लिए यहां से चलते हुए यहां पहुंचे। ये इनका एक तरीका था। इस इजाजतनामे अर्थात चार्टर का ये मतलब था कि कोई और व्यापारी कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, नए इलाकों में जा सकती थी, वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस समय वाणिज्यिक कंपनियां, वाणिज्यिक मतलब ऐसी कंपनियां जो यहाँ से तो सस्ते रेट पर माल खरीदती हैं और उसे जाकर ज्यादा रेट पर बेचती हैं और इस तरह मुनाफा कमाती हैं। वो प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती। अगर कोई कंपटीशन ना हो तो सस्ती चीजें खरीदकर उन्हें ज्यादा रेट पर बेच सकती। हालांकि इनके पास में ये शाही दस्तावेज था, लेकिन इससे दूसरी यूरोपीय कंपनियों को पूर्व के बाजारों में आने से कोई रोक नहीं सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार कर कर आते, तब तक पुर्तगालियों ने
भारत के पश्चिम तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के अब देखो बच्चों, ये है पुर्तगाल का नक्शा। तो ये देखो बच्चों, ये है पुर्तगाल का नक्शा। ये मैंने यहाँ पे आपके लिए लगाया ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे कि सबसे पहले ये पुर्तगाल वाले यहाँ आए थे। वास्को डी गामा ने ही सबसे पहले 1498 में भारत तक पहुंचने के इस समुद्री रास्ते का पता लगाया था। इसके बाद में 17वीं शताब्दी के शुरू में डच यानी डेनमार्क के लोग भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावना तलाशने लगे। तो ये है बच्चों डेनमार्क का नक्शा। यहाँ पे हमारे इंडिया में ये 4 आए थे। सबसे पहले आए थे पुर्तगाल, फिर डच और उसके बाद में आए थे फ्रेंच यानी कि फ्रांस वाले, और इसके बाद में सबसे अंत में आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सब लोग यहाँ व्यापारी सामने आ गए। अब ये सारी कंपनियां जो थी वो एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारूद, सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की भी जबरदस्त मांग थी। देखो उस समय भी भारत जो था वो यहाँ से सूती कपड़े, रेशम जाता था, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी जाती थी। अब इस प्रतिस्पर्धा के कारण भारतीय बाजार में इन चीजों की कीमत बढ़ने लगी और कंपनियों का मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारी कंपनियों के फलने फूलने का एक ही रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दें। बाजार पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारी कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं शताब्दी में जब भी मौका मिलता, एक कंपनी दूसरी कंपनी के जहाज डुबो देती, रास्ते में रुकावट खड़ी कर देती, माल से लदे जहाजों को आगे बढ़ने से रोक देती। ये व्यापार हथियारों की मदद से सुरक्षित चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के द्वारा सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों के बीच में भी टकराव होने लगा। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। देखिए कैसे। तो देखो बच्चों, अभी तक हमने 3 नक्शे देखे, आपको 4 नाम याद करने हैं। पहला है पुर्तगाल, फिर डच यानी डेनमार्क, फिर फ्रांस और सबसे अंत में ये है ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये उसका नक्शा है, इसका झंडा है। मैंने आपको झंडे इसलिए लगाए हैं यहाँ पर ताकि आपको याद रहे, और जो चीज हम देख कर रखते हैं वो हमें हमेशा याद रहती है। ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले बंगाल में व्यापार शुरू करती है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यहीं से काम करते थे। इन व्यापारियों को उस समय फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। यहाँ पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। इन्हीं में से एक गांव था कलकत्ता, कालीकता, जो बाद में कलकत्ता बना। ये देखो बच्चों, ये है कलकत्ता का पुराना नक्शा। अब आपको याद रहेगा ना कि पहला गांव कौन सा बना था? कलकत्ता। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को भी इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। कंपनी ज्यादा से ज्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में लगी थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते, उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम होगी। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों ना करते। तो ये देखो बच्चों, ये है उस जमाने का बंगाल। ये बंगाल का एक पुराना नक्शा है।
ठीक है। मद्रास के जहाजों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं, ये विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया चित्र है, साल है 1867। अब यहां पर हमारे को दिखते हैं रॉबर्ट क्लाइव। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे। दूसरी क्षेत्रीय ताकतें भी ऐसी थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सब ताकतवर शासक थे। इन्होंने कंपनी को रियायत देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। उसे सिक्के डालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलाबंदी को बढ़ने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम हो रही है, नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। अब कंपनी तो टैक्स चुकाने के लिए तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाब और उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है, क्योंकि व्यापार तो तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क यानी टैक्स हटा ले। और कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए अपनी आबादी बढ़ानी होगी, यानी गांव खरीदने होंगे, किलों को दोबारा बनाना होगा। ये टकराव दिन ब दिन गंभीर हुए और इसके बाद होता है प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध। 1756 में अली वर्दी खान के बाद नवाब सिराजुद्दौला कंपनी के बंगाल के नवाब बने। सिराजुद्दौला एक ताकतवर नवाब थे। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी। कठपुतली, अब आपने देखा ना बच्चों, कठपुतली क्या होती है? एक खिलौना होता है जिसे हम धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। जब कोई आदमी किसी और के इशारे पर चलता है तो उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कह दिया जाता है। कंपनी तो एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें दे और अन्य सुविधाएं दे और आसानी से दे। कंपनी ने कोशिश की कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दे, पर कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में नवाब साहब सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बकाया टैक्स चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब साहब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर छापा मार हमला कर दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर दिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए, अंग्रेजी जहाजों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख दिया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिर में 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला, देखिए, ये एक महान देशभक्त नवाब थे, लेकिन इनकी हार का जो कारण था, ये गद्दार मीर जाफर था इनकी हार का कारण। भारत वाले हमेशा बाजी से लड़े और हम हमेशा जीतते, लेकिन हमारे यहाँ गद्दारों की कमी नहीं है। तो बच्चों, ये जो नवाब साहब है ना, इनकी हार का कारण ये मीर जाफर था। और इनका सेनापति था मीर जाफर। मीर जाफर ने युद्ध में भाग नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। अब कुछ बातें और हैं। पहली बात तो यह है कि प्लासी की जंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत में ये कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। सिराजुद्दौला साहब, नवाब साहब को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी को संभालने के लिए तैयार नहीं थी। उसका काम तो व्यापार को फैलाना था। जब यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था, तो राज्य को सीधा कब्जा में लेने की क्या जरूरत थी।
पर जल्दी ही नवाब कंपनी को महसूस हुआ कि यह रास्ता आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिर उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नजर में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा देना करता पड़ता था। जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो उन्होंने मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम को परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई में उसको भी हराना पड़ा। बंगाल से बाहर कर दिया, मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया। अब नवाब साहब को हर महीने 5 लाख कंपनी को चुकाने पड़ते थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी और इलाके और ज्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की नियुक्ति हुई तो मृत्यु हुई तो कंपनी के इरादे बदल गए थे। अब क्लाइव ने कहा, हमें खुद ही नवाब बनना करेगा। आखिर में 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी के कारण बंगाल के पूरा विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई। 18वीं शताब्दी की शुरू से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन भारत में ज्यादातर चीजें ब्रिटेन से लाए सोने और चांदी के बदले खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह यह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, फौज संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। ये है रॉबर्ट क्लाइव, जिसके कारण देश में अंग्रेजों का राज आया। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। नवाब का क्या मतलब है? अब कंपनी के पास ताकत और सत्ता थी, पर कुछ और फायदे थी। कंपनी का हर अफसर नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए मजबूर कर दिया गया कि वो कंपनी के अफसरों को जमीन और बहुत सारा पैसा गिफ्ट में दें। रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली। जब वो इंग्लैंड से मद्रास आया था 1743 में 18 साल की उम्र में, और 1767 में 2 बार गवर्नर बनने के बाद जब वो यहां से गया तो उसकी दौलत 4,01,102 पौंड के बराबर थी। दिलचस्प बात है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया, लेकिन 1772 में उसे संसद में खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार के आरोपों से तो बरी कर दिया गया, पर 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारे बीमारी और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मर गए, और सभी को भ्रष्ट और बेईमान कहना भी सही नहीं था। बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन जाकर आराम की जिंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत वापस लेकर लौट गए, उन्होंने वहां आलीशान जिया, इसलिए वहां के लोग नवाब कहलाते थे। ये नवाब का ही अंग्रेजी रूप था। वहां लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर उठने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका काफी मजाक उड़ाया जाता था। अब देखो क्लाइव अपने आप को खुद कैसे देखता था। उसने देखता वो कहता है कि सोचो कि प्लासी की जीत में क्या हुआ। एक ताकतवर राजा मेरे इशारे पर चल रहा था, एक संपन्न शहर मेरी दया पर था, सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे की गिरेबान खींच रहे थे। मैं ऐसे खजानों के बीच में गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले थे। एक तरफ सोना और दूसरी तरफ जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने संयम को देखकर खुद हैरान हूं। कंपनी का फैलता शासन। 1757 से 1857 के बीच कंपनी ने भारत के राज्यों पर कब्जे करने शुरू किए। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत को कब्जा करने से पहले राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई के बाद
कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात किए। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। इनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बैठाया जाएगा, इस तरह की चीजें भी कंपनी के अफसर ही तय करते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सैनिक सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती, उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था, उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और वह सहायक सेना के रख रखाव के लिए कंपनी को पैसा देता था। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते तो उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती। जैसे रिचर्ड वेल्जली जब गवर्नर जनरल था तो अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया, क्योंकि नवाब साहब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी प्रकार हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। अब ये देखो, ये जो एक चित्र है, ये अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े हैं नवाब शुजाउद्दौला। टिली कैटल ने चित्र बनाया था 1772 में। देखो, इस समय बक्सर की लड़ाई के बाद में उनके सारे अधिकार छिन गए थे, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे शानो शौकत के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। कंपनी के द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री राजनीति दार्शनिक जेम्स मिल ने कहा था, रेजिडेंट रियासत का राजा होता है। हम उसे अहस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं। उसको उसको ये हुक्म होता है कि वो जैसे काम करना चाहे करे। जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह दब्बू होता है तो रेजिडेंट पूरी तरह सरकार के हिसाब से काम करता है, तो चीजें आराम से चलती है। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखलंदाजी के बिना भी सब कुछ चल जाता है, लेकिन जैसे ही कुछ अलग होता है, यानी कि जब भी राजा कोई ऐसा तरीका अपनाता है जिससे ब्रिटिश सरकार गलत मांगती है, तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे टीपू सुल्तान शेरे मैसूर। जब कभी कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने सीधा सैनिक टकराव भी अपनाया। इस बात को आप मैसूर के उदाहरण से समझो। हैदर अली 1761 से 1782 तक राजा बना और उसके बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान बना 1782 से 1799। इस समय तक मैसूर काफी ताकतवर हो गया था। मलाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के अंडर में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। बाद में 1785 में टीपू सुल्तान ने रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया, बल्कि भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से सेना को आधुनिक बनाया। अपनी फौज में नई नई तोपें वगैरह लाए। कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया, लेकिन 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। दो बेटों को अंग्रेजों ने अपने पास में बंधक बनाकर रख लिया। ये देखो, ये सेम दिखाया गया कि ये दो बेटे जो टीपू सुल्तान के, इन्हें अंग्रेजों ने अपने पास बंधक बनाकर रख लिया। जब टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों के साथ अपने संबंध बढ़ाए तो अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखते थे। उन्हें लगा कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना, कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप उनके साथ 4 बार जंग हुई और आखिरी श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। टीपू सुल्तान मर गया और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया और मैसूर पर सहायक संधि सौंप दी गई। 1700 इसके बाद में एक बात तो ये देखो, ये है टीपू सुल्तान का खिलौना शेर। ये टीपू सुल्तान का एक खिलौना मशीनी शेर है। इसमें ये जो शेर है, ये यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता है तो शेर दहाड़ता है और सिपाही के अंदर से चीखें निकलती हैं। ये खिलौना अब लंदन स्थित विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ है। 4 मई 1799 को जब टीपू सुल्तान की युद्ध में मृत्यु हो गई तो अंग्रेज इस खिलौने को अपने साथ ले गए थे।
तो ये देखो बच्चों, ये टीपू सुल्तान का खिलौना है और ये उसका हैंडल है। जब इस हैंडल को घुमाया जाता था तो सुल्तान का जो खिलौना था वो दहाड़ मारता था और इसमें से इस नीचे लेटे हुए अंग्रेज सैनिक के चीखने की आवाजें आती है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार टीपू सुल्तान अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गया तो उनके सामने एक शेर आ गया। उनसे बंदूक नहीं चली और उनकी जो तलवार थी वो भी नीचे गिर गई। तब टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और तलवार उठाकर उसे मार दिया। इसीलिए उसे शेर मैसूर कहा जाने लगा। उसके झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी। इसके बाद आई मराठों से लड़ाई। तो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद मराठे जो हैं वो थोड़े कमजोर हो गए थे। उन्हें अपने आप को कई राज्यों में बांट दिया। इनके में सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले थे। ये सभी एक पेशवा के अंतर्गत राज्यमंडल कन्फेडरेसी के सदस्य होते थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस इस समय के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद एक कई युगों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। 1782 में सालाबाई संधि के साथ पहला युद्ध हुआ। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 में हुआ, जिनमें उड़ीसा और यमुना के आगरा, दिल्ली काफी सारे हिस्से अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। फिर 1817 से 1819 के तीसरे युद्ध में मराठों की ताकत खत्म हो गई। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर में बिठूर में पेंशन में भेज दिया और पूरे विंध्य के दक्षिण में कंपनी का नियंत्रण हो गया। इस सबसे स्पष्ट हो गया कि 19वीं सदी के शुरू से ही कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड होस्टिंग में, जो कि 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल रहे थे, उन्होंने सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की। कंपनी ने कहा कि मेरी सत्ता सर्वोच्च है और वह भारतीय शासकों से ऊपर है। इसके लिए वो भारतीय रियासतों को अपने अंडर में ले लेती थी या उनकी धमकी मानकर उनको धमकी देने का अधिकार अपने पास रखती थी। ये सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि विरोध नहीं हुआ। जब अंग्रेजों ने कित्तूर, यानी अब जो कर्नाटक में कित्तूर के छोटे से राज्य पर कब्जे की कोशिश की तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए। 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर दिया और उनको 1829 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। इसके चेन्नम्मा के बाद संगोली के एक चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा और चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे अंग्रेज शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। आखिर में उन्हें भी पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया गया। ये है महान महारानी चेन्नम्मा। ऐसी महारानियों, ऐसे ही वीर पुरुषों की जन्मस्थली है भारत की भूमि। 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डर गई थी। कंपनी को भय था कि रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर भारत को भी कब्जे में ना ले ले, इसलिए अब वो उत्तर पश्चिम में भारत पर नियंत्रण करना चाहते थे। 1838 से 42 तक अफगानिस्तान पर उन्होंने हमला किया और बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। 1843 में सिंध कब्जे में आ गया। अब बारी आई पंजाब की। पंजाब में महाराणा रंजीत सिंह, जो पंजाब के शेर थे, उन्होंने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मौत के बाद दो लड़ाइयां हुई और 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। ये है महाराजा रंजीत सिंह, जिनके आगे अंग्रेज पानी भरते थे। विलय की नीति 1848 से 1856 में अंग्रेज के गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के काल में विलय की नीति चली। इन्होंने एक नई नीति दी। ये थी कि अगर कोई शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी और कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी इस तरीके से इस सिद्धांत के आधार पर अंग्रेजों के हाथ में चली गई। 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इसके लिए एक नया नारा दिया कि वो अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आजाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा कर रहे हैं। और जिस तरह से उनके प्रिय नवाब को गद्दी से हटाया गया, उससे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी इस 1857 के महान स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। ये हैं संबलपुर के वीर सुरेंद्र साय।
जिन्होंने संबलपुर में अंग्रेजों की नाक को चने चबा दिए थे। देखिए, और ये क्षेत्र है जो ब्रिटिश शासन के अधीन है। देखिए, शुरुआत में अंग्रेजों के अधीन में सिर्फ बंगाल, बनारस और कलकत्ता और ये कुछ हिस्सा था। और अब देखिए कि ब्रिटिश शासन के अधीन जो ये गुलाबी गुलाबी सा एरिया है ना, ये ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं है। और धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि ये तीन नक्शे हमारे सामने हैं कि धीरे धीरे ये जो गुलाबी रंग कम होता जा रहा है और ये जो पीला रंग है वो बढ़ता जा रहा है। अब आप देख रहे हो कि ये जो कुछ इलाके हैं जो ब्रिटिश शासन के अधीन, जैसे मैसूर, हैदराबाद, ये नहीं बचे हैं, बाकी सारे इलाके ब्रिटिश शासन के अधीन आ गए। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, जिसने कंपनी की ताकत फैलाने में भूमिका निभाई, इस समय तक कंपनी बंगाल, बंबई और मद्रास में सत्ता हासिल कर गई थी। इनके इलाकों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था। 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास, बंबई। हर एक का शासन गवर्नर के पास था। इसके ऊपर गवर्नर जनरल था। 1772 में इसने एक नई व्यवस्था स्थापित की कि हर एक इलाके में 2 अदालतें होंगी, एक फौजदारी और दीवानी। दीवानी अदालतों के मुख्य यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी इलाके अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती की अंतर्गत थी, लेकिन वो भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। काजी एक न्यायाधीश होता है, मुफ्ती जो होता है जो कानूनों की व्याख्या करता है। इसी व्याख्या के आधार पर काजी साहब अपना फैसला सुनाते हैं। लेकिन वारेन हस्टिंग के ऊपर भी महाअभियोग चलाया गया। जब 1785 में वारेन हस्टिंग इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही रूप से न चलाने का आरोप जड़ दिया, जिसके कारण उस पर महाअभियोग का मुकदमा चलाया गया जो 7 साल तक चला। अब एक बात सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो ब्राह्मण पंडित थे वो धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इसलिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन का काम सौंपा गया। एन बी हॉलहेड ने इसे अंग्रेजी में बदल दिया। 1778 तक मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अब कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। भारतीय जिलों में कलेक्टर का सबसे बड़ा ओहदा होता था। उसका काम लगान और कर इकट्ठा करना, न्यायाधीश, पुलिस अधिकारियों, दरोगा की मदद से कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया। कंपनी की फौज, कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, पर उनकी सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज में मुख्यतः घुड़सवार और पैदल थे, जिन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी आती थी। सेना में घुड़सवारों का दबदबा था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत नहीं थी। ग्रामीण इलाकों में भी सशस्त्र किसानों की बड़ी फौज थी। स्थानीय जमींदार भी जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया करवाते थे। लेकिन जब 18वीं शताब्दी में अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती कर उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी फौज के लिए भर्ती शुरू की तो उसने यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी फौज को सिपाही आर्मी कहते थे। 1820 में जैसे जैसे युद्ध की तकनीक बदलने लगी तो घुड़सवार फौजों की जरूरत कम पड़ गई, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां के सिपाही मास्केट और मैचलॉक से लैस होते थे। मास्केट तोड़ेदार बंदूक होती है। तो ये देखो बच्चों, ये होती है मैस्केट, इसे तोड़ेदार बंदूक कहते हैं। इसको जैसे आजकल फिल्मों में दिखाते हैं ना, वो बंदूक घुमाकर गोली डालते हैं। और ये होती है मैचलॉक। मैचलॉक के अंदर क्या होता है कि इसमें बारूद को पहले माचिस से जलाना पड़ता है। तो ये जो सिपाही थे वो मैस्केट और मैचलॉक से लड़ते थे और अब उनके लिए पैदल सेना ज्यादा जरूरी थी। इस समय तक अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे। सिपाहियों को यूरोपीय तरीके से लड़ाई का तरीका सिखाया जाता था, अनुशासन सिखाया जाता था। उनका जीवन अब पहले से ज्यादा नियंत्रित था। कभी कभी समस्या भी आती थी। अपनी फौज खड़ी करने के चक्कर में कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को वो
नजरअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जातीय और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? वे अपने आप को सदस्य मानने की बजाय केवल सिपाही कैसे मान सकते थे? इन सब बातों को हम 1857 के विद्रोह का जो हमारा 5वां पार्ट है उसमें पढ़ेंगे। अब एक चीज और है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब एक भौगोलिक औपनिवेशिक ताकत बन गई। जब नई भाप की तकनीक आई, पहले समुद्री मार्ग से भारत आने में 6 से 8 हफ्ते लगते थे, अब ये 3 हफ्ते में ही आ जाते थे। ये पहला जहाज है जो 7 दिसंबर 1825 को भाप का जहाज एंटरप्राइजेज वाला ये यहाँ पे जो पहुंचा था इंडिया में। अब बहुत सारे अंग्रेज और उनके परिवार भारत आने लग गए। 1857 तक भारत के 63% भूभाग पर और 78% आबादी पर कंपनी का शासन हो चुका था। बाकी जगह पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस तरह से हम कहें तो ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने अंडर में ले चुकी थी। एक बात और है जो है दास प्रथा। डच व्यापारी 17वीं शताब्दी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। वे वहां से लोगों को गुलाम बनाकर जंजीरों में बांधकर दास बाजारों में बेचते थे। 1834 में दास प्रथा के अंत के समय में निजी स्वामित्व में दासों की संख्या 36,774 थी। 1824 में के पाने वाले एक आदमी ने नीलामी को अपनी आंखों के सामने दिखाया है। देखो कि इसमें दिखाया है कि हमें जैसे पता चला कि यहाँ पर जानवरों और फसल की उत्पाद की नीलामी होने लगी है, तो हमने अपनी गाड़ी नई बैल खरीदने के लिए रोक ली। नीलामी के माल में एक औरत गुलाम और उसके 3 बच्चे थे। किसानों ने पशुओं के समान ही उन्हें परखा, अलग अलग खरीदारों को बेच दिया। मां ने बड़े दुखी दिल से आंखों में आंसू भरकर बच्चों की तरह देखा। दुखी बच्चे माँ बाप से चिपक गए। पूरा दृश्य दिल दहलाने वाला था, जबकि जो दर्शक थे वो हंसते हुए असंवेदनशील थे। अंग्रेजों ने गुलाम प्रथा भी चालू की। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये जो पाठ है वो पूरा होता है। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, हैव ए गुड डे।